तो आज हम बात करने वाले हैं 2027 का जो हिंदी का जो पेपर है। तो 2027 के हिंदी के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। और इस क्लास को पूरा का पूरा देखने के बाद आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। अब देखो, जब ये पेपर जो है मेरा, इसमें देखो, जब पेपर देने जाना तो अपना यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम वगैरह लिख देना है ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। कोड है यहाँ पर 801 डीजे कोड का पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा। और इसके बाद चलो आगे देखो बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देश। तो निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, निर्देश को पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे नोट के बारे में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर इसके बाद आगे देखो निर्देश दिया है कि यह प्रश्न सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। इसके बाद फिर और भी हमारे निर्देश हैं। यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 4 कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। निर्देश नंबर 5 पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। फिर इसके बाद निर्देश नंबर 6 खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। निर्देश नंबर 7 प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। और यहाँ से मेरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इस पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चंस का उत्तर भी बताने वाला हूँ। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि चंद्रकांता किस विधा की रचना है। पेपर में 1 नंबर का आएगा कि चंद्रकांता किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो ये हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना हो जाएगी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर लिखा है त्याग पत्र के लेखक कौन है। त्याग पत्र के लेखक कौन है। तो त्याग पत्र के लेखक होते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार है त्याग पत्र के लेखक। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिखा है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है। तो इनमें से बताइए कौन सी रचना निबंध है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर चिंतामणि। चिंतामणि जो रचना है ये निबंध वाली रचना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीतिकाल में किस प्रकार की कविता को विशेष महत्व मिला है। तो रीतिकाल की कविता में रीतिकाल में किस प्रकार की कविता को विशेष महत्व मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार परक कविता। श्रृंगार परक कविता। और प्रश्न नंबर 7 रसिक प्रिया में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है। जो रसिक प्रिया रचना है इसमें किसका वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार का वर्णन मिलता है। तो रसिक प्रिय रचना में श्रृंगार का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर लिखा है बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो प्रश्न नंबर जो मेरा यहाँ पर 8 है, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा रीतकाल। तो बिहारी जो है रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। यामा किस कवित्री की प्रसिद्ध कृति है। यामा किस कवि की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास। और प्रश्न नंबर 11 उसका मुख चंद्रमा है। इसमें कौन सा अलंकार है। 1 नंबर का आएगा कि उसका मुख चंद्रमा है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। मानो नभ में दीपक जल रहे हों, मानो नभ में दीपक जल रहे हों में कौन सा अलंकार है? एक नंबर का आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? एक नंबर का आएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा 4 चरण होते हैं। तो रोला में 4 चरण होते हैं। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कि निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निराशा शब्द में हमारा निरुपसर्ग लगा है, इसका ये ऑप्शन करेंगे सही। प्रश्न नंबर 15, परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? एक नंबर का आ जाएगा। तो परिक्रमा में मेरा परि उपसर्ग लगा है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16, चौराहा शब्द में कौन सा समास लगा है? एक नंबर का आएगा कि चौराहा शब्द में हमारा कौन सा समास लगा है? तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास लगा है, द्विगु समास लगा है चौराहा शब्द में। और प्रश्न नंबर 17, लंबोदर में कौन सा समास है? एक नंबर का आएगा कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, नयन का तद्भव शब्द कौन सा है? तो नयन का तद्भव शब्द कौन सा है? ये भी मेरा एक ही नंबर का आएगा। नयन का तद्भव शब्द कौन सा है? तो नयन का तद्भव शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नयन, नयन तद्भव शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, सीता ने पत्र लिखा वाक्य में सीता कौन सा पद है? सीता कौन सा पद है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ता, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर कर्ता हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की पत्र जो है राम द्वारा लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? पत्र राम द्वारा लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? एक नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप लोगों का इतना ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए है ना। तो 20 प्रश्न के बाद अब यहाँ से मेरा क्या पूछा जाएगा? अब मेरा गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश जो है मेरा 6 नंबर का गद्यांश आता है पेपर में। 6 नंबर का गद्यांश आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वही नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो ये गद्यांश हमारा 6 नंबर का आएगा। इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है मेरा कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। फिर ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इतना लिखने के बाद फिर आगे लिखेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके का सब कुछ हथियाना चाहते हैं, दूसरों का सब कुछ हथियाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, आज विज्ञान मनुष्यों को क्या दे रहा है? तो आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह को उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता जा रहा है। फिर हमारा यहाँ अथवा करके पूछा जाएगा। अथवा वाला देखो ये हमारा दिया अथवा वाला कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना बंद कर देगा। और इस पर 3 प्रश्न हमारे ये देखो पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा यहाँ से पूछा गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों पर के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर। यहीं कहीं पर बिखर गई हुई भगन विजयमाला सी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे यहाँ से उसके फूल यहाँ संचित हैं है स्मृतिशाला से। सबसे पहले इसका पद्यांश लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप रेटिंग डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर नामक कविता से ली गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है कि यहाँ से देखो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि कवयित्री झांसी की रानी की समाधि का परिचय देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजयमाला टूटकर बिखर जाती है उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर जहाँ बिखरे होंगी वह स्थान यहीं कहीं पर इस समाधि के आसपास रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावना व्यक्त की हैं। तो कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई। तो इसमें हमारा वीर रस है। फिर हमारा अथवा करके दिया है ऊधो मन्ना भय 10-20 एक उतो सो गयो सामसंग को अवधास औराधे ईस। और इंद्रिय शिथिल भय केसो बिनु ज्यों तेहि बिनशीस आशा लागी राति तन श्वासा जीवई कोटि बरीस। इतना करने के बाद फिर और भी हमारे सामने दिया है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की ईस तुम हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसके 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ से देखो पूछा गया है कि इंद्रिय शिथिल भय केसु बिनु ज्यों देहि बिनु सीसा उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर निराकार ब्रह्मा की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। इतना करने के बाद फिर आगे देखो यहाँ से लिखें। यहाँ से हमारा फिर संस्कृत में स्टार्ट हो जाता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आता है पेपर में। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मान अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन् न केवलं दर्शने धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलावानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र। इतना पढ़ने के बाद इसका हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। यहाँ से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ से फिर इसका हिंदी में अनुवाद भी लिखना पड़ेगा। हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिखेंगे यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। और फिर इसके बाद आगे लिखेंगे लोक में प्रसिद्ध है। फिर लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती हैं, उस काशी को किससे मापा जा सकता है अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। फिर एक अथवा करके दिया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तम
कल्याणकारी चातदत्रसैर्स गृहीतं भवति एतस्या गतिशीलताया रहस्यम्। और फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी चातदत्रसैर्स गृहीतं भवति एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु स्वभाव विचारेषु औदार्यम् आचार्य जनक चेती। ये हमारा देखो अस्माकं संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे। ये हमारा अथवा करके दिया गया था। अब यहाँ देखो इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर का आता है। अप तो दूरगामी चा शास्त्रो नाचा पंडिता अमुख स्फुटवक्ता चा योजनाति सा पंडिता। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ से इसका फिर हिंदी में अनुवाद भी लिखना पड़ेगा। हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिख देना कि बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है। और इसके बाद हमारा अथवा करके दिया है। अथवा करके देखो दिया है, अथवा वाला दिया है यहाँ पर, तो अथवा वाला भी देख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर एक खंड काव्य भी आता है, 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। तो 3 नंबर का एक खंड काव्य भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये देखो हमारे सारे खंड काव्य दिए हैं, तो खंड काव्य आप कोई भी तैयार कर लेना। खंड काव्य के बाद हम सीधे चलते हैं जीवन परिचय की ओर। अब यहाँ से हम बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पर देखो जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख कर के बता रहा हूँ। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय ऐसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। जन्म इनका हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। जन्म स्थान बिहार राज्य के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। एमए और एमएल इन्होंने किया था। 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी के दिन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और नीचे फिर यहाँ से जीवन परिचय लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षा में प्रथम स्थान पर इन्होंने प्राप्त भी किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। और इसके बाद प्रथम स्थान एमएल तक परीक्षा उत्तीर्ण की और मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं देख लो, खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा। इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कवि का जीवन परिचय देख लो। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख करिए। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी आता है। सूरदास, महादेव वर्मा, तुलसीदास। तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यहाँ लिखेंगे इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इसके बाद फिर यहाँ से इनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास, पत्नी रत्नावली। रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ से जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण
इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नारायणदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों और आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इतना करने के बाद आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। तो अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु जो थी वो काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। रचनाएं देख लो इनकी, रामचरितमानस, दोहाबली, विनय पत्रिका। एक श्लोक आपको याद कर लेना है। श्लोक जो होगा 2 नंबर का श्लोक आएगा, 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा कि अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा करके दिया है। अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। और फिर 2 प्रश्न संस्कृत के भी पूछे जाएंगे। यहाँ से संस्कृत के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 नंबर का संस्कृत का प्रश्न उत्तर आएगा। वाराणसी का ये पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये और चौथा प्रश्न मेरा देखो नीचे है। चौथा प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। चौथा 5 प्रश्न हो गए। अब एक निबंध आएगा, निबंध भी लिखना पड़ेगा एक। तो निबंध मेरा यहाँ से देखो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध भी आता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं निवारण, विज्ञान विषय पे वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारा निबंध हो गया। 7 नंबर का निबंध भी आता है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों का मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है और आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो।